मंगलपुर राज्य के राजा का नाम सभ्यचंद्र था। सभ्यचंद्र की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस वजह से राजा सभ्यचंद्र बहुत परेशान थे। एक दिन सभ्यचंद्र के राजमहल में प्रसिद्ध पंडित और पुजारियों को बुलवाया जाता है और यज्ञ करने के लिए कहा जाता है। यज्ञ बहुत ही भव्य था। वह लगातार 21 दिनों तक चला। महाराज, हमने हमारी ओर से सब कुछ कर लिया। अब सब भगवान की मर्जी है। हो सकता है आपको जल्दी खुशखबरी मिल जाए। कुछ ही महीनों के बाद रानी राजा को खुशखबरी सुनाती है। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर सभ्यचंद्र बहुत खुश होता है। वाह रानी, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई। मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राजा खुशी से पूरे राज्य में मिठाई और कपड़े बंटवाता है। 9 महीने बाद रानी एक पुत्री को जन्म देती है। उसका नाम राजकुमारी दिशा रखा जाता है। वाह, हमारी बेटी कितनी खूबसूरत और मासूम लग रही है। आज ही राज्य के सभी बड़े से बड़े ज्योतिष को बुलाया जाए ताकि वो मेरी बेटी के सुनहरे भविष्यवाणी की जानकारी हमें दें। राजा के आदेश पर राज्य के सबसे बड़े और प्रसिद्ध ज्योतिष को बुलवाया जाता है। ज्योतिष राजकुमारी की ओर देखकर कहता है, नजर न लगे हमारी राजकुमारी को। महाराज, ये तो बड़ी होकर बहुत ही गुणी और बहादुर बनेगी। इसकी आंखें तो देखिए, कितना कुछ कहती है। यह सुनकर सभ्यचंद्र बहुत खुश होता है। आखिर मेरी बेटी है, गुणी और बहादुर तो होगी ही। जी महाराज, लेकिन एक समस्या है। क्या? कौन सी समस्या है? राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी होंगी वो नए नए गुण सीखती चली जाएंगी। बस उनकी इसी कला की बहुत से काली शक्तियां उनके मस्तिष्क पर काबू करना चाहेंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जी महाराज, ये सच है। बुरी और भयानक काली शक्तियां राजकुमारी के मस्तिष्क पर काबू करना चाहेंगी, लेकिन वो अक्सर ऐसे रात के वक्त करने की कोशिश करेंगी। क्या इससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं है? नहीं महाराज, इसके लिए हमें राजकुमारी के बड़े होने का इंतजार करना होगा। अगर उनके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो हम उस वक्त ही कोई उपाय निकाल पाएंगे। क्या ये जरूरी है जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो काली शक्तियां मेरी बेटी के मस्तिष्क पर काबू करेंगी? नहीं महाराज, ये जरूरी नहीं है। मुझे आशंका है, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। सभ्यचंद्र ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा क्या करूं जिससे काली शक्तियां मेरी बेटी को छू भी ना पाए? राजा की बेटी दिशा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन दिशा अपने पिता सभ्यचंद्र को तलवारबाजी करते हुए देखती है और उनके पास आती है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे ये बहुत रोमांचक लग रहा है। मुझे भी सीखना है। अच्छा, मेरी राजकुमारी को तलवारबाजी सीखनी है। चलो आओ, आज हम अपनी बेटी को तलवारबाजी सिखाएंगे। सभ्यचंद्र दिशा को तलवारबाजी सिखाना शुरू करते हैं। कुछ ही घंटों में दिशा हर तरह की चाल सीख जाती है। वाह दिशा, आज तक इतनी जल्दी तलवारबाजी तो कोई नहीं सीख पाया है। मैं भी नहीं। पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अभी सीखना शुरू ही की हूँ। अब मैं हर रोज आपसे यह सीखूंगी। ठीक है मेरी राजकुमारी, जैसा चाहो वैसी होगी। अब राजकुमारी दिशा बड़ी हो चुकी है। दिशा बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही साथ अभी तक उसने हर एक कला सीख ली थी जो एक योद्धा सीखता है। आज तक दिशा ने कई शक्तिशाली लोगों को हराया था। राजा को अपनी बेटी राजकुमारी दिशा पर बहुत गर्व था। दिशा को कुछ हफ्तों से रात में अच्छी नींद नहीं आ रही थी। उसे सपने में बुरे बुरे ख्याल आते थे और कई डरावने लोग दिखते थे। कभी कभी डरावनी डरावनी आवाजें भी आती थी। आजकल मेरे सपने में इतनी बुरी चीजें क्यों आ रही हैं? इन्हीं चीजों की वजह से मुझे चैन की नींद नहीं आती। एक दिन दरबार लगता है। तभी राजकुमारी दिशा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे कई दिनों से अच्छी नींद नहीं आती है। बुरे बुरे सपने आते हैं और ऐसा लगता है कोई मुझे बुला रहा है। यह सुनकर राजा बहुत डर जाता है और मन में सोचता है, लगता है ज्योतिष ने जो बताया था वो सच हो रहा है। काली शक्तियाँ मेरी बेटी के मस्तिष्क पर काबू करना चाह रही है।
जिस वजह से ये सब हो रहा है। पिताजी मैं क्या करूं, आप ही बताइए। बेटा मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो। राजा उसे ज्योतिष को बुलवाता है जिसने ऐसी भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब तक ज्योतिष की मृत्यु हो चुकी थी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी होता है। इस तरह वह और भी परेशान हो जाता है। शाम में दरबार लगता है। तब सभ्य चंद्र कहता है, मेरी बेटी कई दिनों से चैन की नींद नहीं सो पाई है। उसकी वजह यह है कि कई काली शक्तियां मेरी बेटी के मस्तिष्क को अपने काबू में करना चाह रही हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो काली शक्तियां हमेशा के लिए भाग जाएं। दूर दूर राज्य से मशहूर वैद्य और ज्योतिष को बुलाया जाता है, लेकिन किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं होता। राज्य में एक राम जन्म नाम का बुढ़ा बढ़ई अपनी झुग्गी झोपड़ी में रहता था। वह इतना बूढ़ा हो गया था कि कोई भी उससे अपना कुछ भी नहीं बनवाता था, मगर अभी भी उसमें इतनी शक्ति थी कि वह नई नई लकड़ियों के सामान बना सके। राम जन्म तक भी राजकुमारी की बात पहुंची। यह सुनकर वह दरबार में आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैंने सुना है आपकी बेटी चैन की नींद नहीं ले पा रही है, इसी का समाधान लेकर आया हूँ। अच्छा बताओ क्या समाधान है? महाराज, मैं राजकुमारी के लिए जादुई बेड बना कर दूंगा। उस पर बस एक ही बार सोने के बाद कभी भी कोई काली शक्तियाँ उनके आसपास नहीं आएंगी और उन्हें हर रात चैन की नींद आएगी। क्या ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। महाराज, आप बस मुझे लकड़ियाँ दिलवा दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जादुई बेड बनवा दूंगा। इस उम्र में तुमसे काम हो पाएगा क्या? जी महाराज, और मुझे आपसे एक भी रुपया नहीं चाहिए। यह मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं अकेला बैठा बैठा बहुत थक चुका हूँ। ठीक है, आज ही तुम्हें लकड़ियाँ मिल जाएगी। राम जन्म को लकड़ियाँ दे दी जाती हैं। वह जादुई बेड बनाने में लग जाता है। 2 दिन के अंदर अंदर वो जादुई बेड बनाकर तैयार कर देता है और दरबार में आता है। महाराज, जादुई बेड बन चुका है, अब आप कुछ आदमियों को भेजकर उसे यहाँ मंगवा लीजिए। राजा वह जादुई बेड को महल में मंगवाता है और राजकुमारी दिशा के कमरे में लगवा देता है। दिशा, आज से इस पर सोकर देखो, तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे। दिशा उस जादुई बेड पर सोती है तो उसे बुरे सपने नहीं आते, बल्कि उसे अच्छे सपने और अच्छी अच्छी परियां दिखाई देती हैं। वह उसे अच्छी बातें सिखाती हैं। अगली सुबह राजकुमारी अपनी नींद पूरी लेकर उठती है। राजा उनसे पूछता है, क्या हुआ बेटा? क्या कल रात तुम्हें बुरे सपने आए या कोई डरावनी आवाज? नहीं पिताजी, कल तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। कल रात तो मेरे सपने में कुछ परियां भी आई थी जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई। यह बेड बहुत ही अच्छा है पिताजी, अब मैं इसी पर सोऊंगी। राजा यह सुनकर बहुत खुश होता है और वापस राम जन्म को दरबार में बुलाता है। राम जन्म, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी चैन की नींद ले पा रही है। तुम्हें पता नहीं तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। इसका इनाम तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। राजा राम जन्म को 2 पोटली सोने के सिक्के देता है और गांव में उसकी झुग्गी झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनवाता है और राज्य में सभी को कहता है कि राम जन्म को सभी काम दे। राम जन्म खुशी खुशी घर में रहने लगता है। एक बार उस जादुई बेड पर सोने के बाद अब कभी राजकुमारी को बुरे सपने नहीं आए। जादुई बादल। हीरा एक गरीब, ईमानदार, परोपकारी और मेहनतकश किसान था। उसके खेतों में अनाज की बुआई के बाद फसल के छोटे पौधे भी तैयार हो गए थे। अब उसे अपने खेत के लिए पानी चाहिए था। नन्हे भैया, मेरा एक बैल बीमार है। आप अगर अपना एक बैल मुझे 2 दिन के लिए दे दे तो मैं उसे अपने बैल के साथ जोड़ी बनाकर पूर्वज से सिंचाई कर लेता। ऐसा ना हुआ तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। देखो भैया, अभी तो मेरे ही खेतों की सिंचाई चल रही है, इसीलिए मैं वादा नहीं कर सकता। तुम दूसरे किसी से मदद ले लो तो अच्छा है। हीरा ने दूसरे किसानों से भी बात की, लेकिन सभी लोगों ने कोई न कोई कारण बताकर उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। हीरा ने आकाश की तरफ देखा।
लेकिन बादलों का कोई नामो निशान न होने के कारण उसे बड़ी निराशा हुई। वह दुखी मन से घर की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ते में दुखिया मिल गया। अरे भैया, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? दुखिया भैया, मैं सिंचाई की चिंता के कारण दुखी हो गया हूँ। बहुत से लोगों से बेल मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। अरे भैया, इस दुखिया के होते हुए आप दुखी रहें, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप मेरा एक बेल ले लीजिए और सिंचाई कर लीजिए। दुखिया का बैल तो मिल गया, लेकिन अब पूर्वट के लिए कुआं खाली नहीं था। एक दूसरा किसान सिंचाई कर रहा था। खजूर से गिरे तो बबूल में अटके। अब क्या किया जाए? सिंचाई के बिना तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बादल भी दुश्मन बन गए हैं, ना जाने रूठ कर कहाँ चले गए हैं। हीरा ने देखा सामने से बंटा चला आ रहा है। अरे बंटा, तू बहुत भविष्यवाणी करता है। अब बता, पानी कब बरसेगा? हीरा भैया, थोड़ा धीरज रख लो, गोरे बादल आएंगे, जल ही जल बरसाएंगे। तेरे गोरे बादल कहाँ छिपे हैं? उन्हें जल्दी से बुला, मेरा हो जाए भला। बंटा भैया, तुम्हारे खेत की सिंचाई हुई कि नहीं? कहाँ हुई भैया, कुएं पर अब आपका नंबर लगा है, इसके बाद मंगरू का आ जाएगा। यह बंटा देखता रह जाएगा। अरे भाई, सिंचाई बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारे खेत की सिंचाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक काम करो, कुएं पर पुरवट का मेरा नंबर है, वो तुम ले लो। भैया, आपके खेत की सिंचाई भी बहुत जरूरी है, फिर भी आप मुझे अपना नंबर दे रहे हो। आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरे भाई, आपस के सहयोग से बहुत सारी बातें बन जाती है। अपनों की दुआएं ही तो काम आती है। कुएं पर हीरा के पूर्वट चलाने का जब नंबर आया तो उसने अपने बात के अनुसार बंटा को मौका दे दिया। पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया था। पूर्वट की रस्सी छोटी पड़ रही थी। हीरा भैया, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि अब यह रस्सी छोटी पड़ रही है। आप ही मदद कीजिए। अरे भाई, चिंता मत करो, मेरे घर में बड़ी रस्सी है, ले लो और जल्दी से सिंचाई कर लो। जहाँ चाह है वहाँ राह है। बंटा ने हीरा से रस्सी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करना शुरू कर दिया। उसके बहुत सारे खेत थे और सिंचाई में समय भी लगने लगा। अब यह आखिरी खेत है, इसकी सिंचाई हो जाए तो फुर्सत मिल जाए, लेकिन पानी बहुत कम आ रहा है। कुछ देर के बाद बंटा के खेत में पानी तो पूरा मिल गया, लेकिन कुएं का पानी लगभग समाप्त हो गया था। गर्मी का महीना था, कुएं जल्दी ही सूख रहे थे। बंटा, अच्छा हुआ, तुम्हारे सभी खेतों की सिंचाई पूरी हो गई। अब मैं गोरे बादलों का इंतजार कर रहा हूँ। हीरा भैया, मुझे नहीं अच्छा लगा। भगवान करे आपकी भी खेतों की सिंचाई हो जाए। भगवान करे तुम्हारी दुआ लग जाए। अच्छा तो भाई चलता हूँ। हीरा मन ही मन सोचने लगा कि कम से कम बंटा के खेतों की सिंचाई तो पूरी हुई। अगर मेरी सिंचाई का नंबर पहले लग जाता तो बंटा के आधे खेत ऐसे ही पड़े रह जाते। हीरा यह भी जानता था कि उसके खेतों के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है, अन्यथा फसल बर्बाद हो जाएगी। उसने एक बार निराश होकर आसमान की तरफ देखा और घर चला गया। ए बादलों, कहाँ हो? फसल बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो रहम खाओ। इतने में एक सफेद बादल हीरा की खिड़की से घर के पास ऊपर दिखाई पड़ा। वह आश्चर्य में पड़ गया। अरे, ये तो कमाल हो गया, अचानक मौसम बदल गया। मैं एक बादल हूँ, तुम्हारे जैसे नेक आदमी को कष्ट में देखकर मुझे कष्ट हो गया। जिसके इरादे नेक, उनकी राह अनेक। चलो, तुम्हारे खेतों की भी काया पलट कर देता हूँ। हीरा दौड़कर अपने खेतों के पास पहुंच गया और जादुई बादल उसके ही खेतों में पानी बरसाने लगा। इस तरह की सिंचाई देखकर उसका मन झूम उठा। अरे बादल राजा, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया। बेमौसम बरसात करके मेरा पूरा खेत ही भर दिया। मेरे दोस्त, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा।
खेतों में तुम्हारे मैं पानी भी बरसाऊंगा। दूसरे किसानों ने जब हीरा के खेत की सिंचाई देखी तो दांतों तले उंगली दबाने लगे। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो गई, तब हीरा ने विचार बनाया कि 2 दिन बाद फसल की कटाई करेगा। इसी बीच वह बीमार पड़ गया। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक तो गरीबी की मार और ऊपर से मैं बीमार। हे भगवान, क्या सारी तकलीफें हमारे हिस्से में ही आएंगी? अचानक खिड़की से पानी का एक फुहारा अंदर आ गया। हीरा ने देखा खिड़की के पास जादुई बादल मुस्कुरा रहा था। क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत परेशान दिख रहे हो। गरीब किसान हमेशा परेशान ही रहता है मेरे यार। फसल की कटाई हो नहीं पाई। ऐसे वक्त पर बीमारी चली आई। बहुत लाचार हो गया हूँ। यार मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जादुई बादल ने पानी की फुहार हीरा के ऊपर डाल दी और हीरा भला चंगा हो गया। अरे बादल, मेरे यार, यह तो जादुई चमत्कार। मेरी सारी बीमारी छू मंतर हो गई। अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हीरा चलते हुए अपने खेत के पास पहुंच गया। उसने जब अपने खेत को देखा तो सन्न रह गया। पूरे खेत की फसल साफ हो गई थी। हे भगवान, यह किसने मेरी बीमारी का फायदा उठाकर सारी फसल काट ली? एक दाना भी नसीब ना हुआ। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी जुताई, बुआई, सिंचाई बेकार चली गई। हीरा बड़े दुखी मन से अपने घर लौट गया। उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर देखने लगा। अरे, ये अनाज की बोरियां भरी हुई कहाँ से आ गई? हीरा के देखते ही देखते अनाज से भरी हुई बहुत सारी बोरियां एक के ऊपर एक घर के अंदर सज गईं। खिड़की के पास जादुई बादल भी दिखाई पड़ा। प्यारे दोस्त, तुम्हारे खेत की फसल के दाने हैं, बोरियों में आ गए हैं। यह लो, एक अतिरिक्त बोरी मेरी तरफ से उपहार है। दोस्त, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। जादुई बादल ने एक और फुहार कर उसे उपहार वाली बोरी बरसा दी और वह आकाश में उड़ गया। हीरा ने जब यह उपहार वाली बोरी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी बोरी सोने से भरी हुई थी। जादुई बादल ने एक ही झटके में हीरा की सारी गरीबी दूर कर दी, उसे माला माल कर दिया। इस तरह नेक हीरा सत्कर्म करते हुए एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा।